Hello students, this is our lecture number 2, chapter number 2, polynomials. As we have already completed type of zeros and to find out the zeros by using graphical method, geometrical method. Okay, and now today we are going to start our first topic, and it's a very important topic. How to find out the zeros of the polynomial, a quadratic polynomial, and to verify the relationship between zeros and coefficients. So पहले जो है इसका एक डेरिवेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो जीरोज़ और जो कोफिशिएंट्स है उनके बीच में रिलेशन होता क्या है. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेंगे और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है उनके और उसके जो ज़ीरोज़ होंगे उनके बीच में हम रिलेशन की बात करते हैं. रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना. एक एक लाइन जो मैं बीच में बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा. बीच बीच में मैं कुछ एग्जांपल्स भी कहूँगा, तो उन एग्जांपल पे भी ध्यान देना. ओके, सो नाउ आवर टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients. Okay, so let's suppose that ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial. And alpha and beta are the zeros. ओके, सो हमने एक जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो लेट कर लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. क्योंकि एक क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जीरोज़ है उनका बात हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में. उसमें हमने बात ये किया था कि सबसे मैक्सिमम जितना पावर होगा उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ होगा. तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर है 2. इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ कितने बन सकते हैं? 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर बनेंगे. तो इस पॉलिनोमियल के लिए जो ज़ीरोज़ है वो हमने मैक्सिमम 2 एज्यूम कर लिए और उनको मैंने एज्यूम किया एक तो अल्फ़ा और एक बीटा. तो अल्फ़ा बीटा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि अल्फ़ा बीटा क्या है. कुछ नहीं, ये भी सिंबल है. जैसे एक्स वाई जेड वगैरह सिंबल होते हैं वैसे ही अल्फ़ा और बीटा भी हमारे पास में सिंबल है. ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ अपने एग्जांपल्स के थ्रू इस पूरे को डेराइव करूँगा. मैं एग्जांपल, हर एक एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ, हर एक जो लाइन में कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ध्यान से सुनना, उनको मैं अप्लाई करूँगा. तो उनका अप्लाई कैसे कर रहा हूँ मैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, वो रीज़न के लिए मैं साइड में एग्जांपल दे रहा हूँ. तो उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना. ओके, सो हम जैसे कि बात कर लेते हैं कि एक हमारा पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस का है 5 और यहाँ पर है प्लस में 9x. ओके, चाहे यहाँ पर कुछ और एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर एज्यूम करते हैं 12x. ओके, अभी अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँगा तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अगर मुझे अप्लाई करना होगा तो ऐसे नंबर में मिडिल वाले को स्प्लिट करूँगा. ऐसे नंबर ढूंढूंगा जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए पॉजिटिव का 20 और ऐड करने पर आना चाहिए पॉजिटिव 12. सो 10 टू ज़ 20 और 10 और 2 का जो एडिशन है वो इजीली 12 बन जाएगा. तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5. सो इन दोनों में से 2x को कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 2x प्लस 5. यहाँ से केवल 1 कॉमन आएगा तो अगेन 2x प्लस 5. तो 2x प्लस 5 2x प्लस 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो यहाँ से कॉमन आएगा तो बचेगा 2x और यहाँ से कॉमन आएगा तो बचेगा पॉजिटिव में 1. फिलहाल ये दोनों के दोनों इसके माने जाएंगे फैक्टर्स. फैक्टर्स क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये जो कंप्लीट पॉलिनोमियल है इसको हमने दो टर्म के मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब इन दोनों को क्या बोला जाएगा? फैक्टर्स. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स. एंड ये जो कंप्लीट पॉलिनोमियल है इसको हम अब जीरो के इक्वल पुट कर दें. सो अगर मुझे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी ये पूरा का पूरा आंसर 0 के इक्वल आएगा. तो ठीक है, इसको तो मैंने क्या लिख दिया 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 1. वी कैन राइट एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स
इसको हमने टू टर्म्स के मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट कर दिया और इसका आंसर जीरो के इक्वल, क्योंकि मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए, मतलब कोई ऐसा वैल्यू एक्स का जिससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल बन जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ये दो मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल क्यों हो सकते हैं भाई? दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल कैसे आ सकता है? क्या 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर कभी जीरो आ सकते हैं? नहीं। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जीरो कब हो सकता है? जब इन दोनों में से कोई एक नंबर जीरो के इक्वल हो या फिर दोनों के दोनों नंबर जीरो के इक्वल हो। सो यहाँ से केस बनेगा कि 2x + 5 शायद जीरो के इक्वल होगा, या फिर 2x + 1 जीरो के इक्वल होगा, या फिर दोनों के दोनों भी जीरो के इक्वल हो सकते हैं। यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो माइनस का 5/2 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1/2 और इनको हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम जीरोस और जो फैक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लिया तो ये फैक्टर आ गया, फिर मैंने उन दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल कर दिया। इनको जीरो के इक्वल करने का क्या रीज़न बताया मैंने ये बताया था कि अगर हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता करना है तो पूरे कंप्लीट पॉलिनोमियल का आंसर जीरो के इक्वल कर देंगे हम, क्योंकि मुझे x का कोई वैल्यू चाहिए जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल एक साथ जीरो के इक्वल हो जाए। तो फिर मैंने इसके प्लेस पर 2x + 5 × 2x + 1 लिखा = 0। एक बार मैंने फर्स्ट जो फैक्टर है उसको जीरो के इक्वल रखा, एक बार सेकंड फैक्टर को जीरो के इक्वल रखा, वहाँ से हमारे पास x के दो वैल्यू बन गए और इन दोनों वैल्यूज को बोला जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, मैंने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिए और अब मैं इससे थोड़ा सा अपोजिट प्रोसेस लेना चाहूँगा। ओके, क्या बताना चाहता हूँ मैं? एक बार मैं इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज़ बताऊँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इससे। ओके, ये है मेरे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लो कि मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता है, इस बार मुझे ना तो फैक्टर पता है और ना फिर मुझे यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल पता है। तो अब 2 को इस तरफ लाएंगे तो ये बनेगा 2x = -5 और 2 को इस तरफ लाएंगे तो 2x = -1। नंबर्स को लाते हैं तो 2x + 5 और यहाँ से आ जाएगा 2x + 1 और अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये थे मेरे जीरोस से जब मैंने नंबर्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया तो उससे क्या बन गए? ये बन गए फैक्टर्स। ओके, ये फैक्टर्स बन गए और अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x को इससे 4x², 2x × 1 2x, 5 × 2x 10x and 5 × 1 5। सो 4x² + 12x + 5, मतलब मेरा पॉलिनोमियल वापस आ गया। सो क्या रिजल्ट निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि जब जीरोस को मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो वो बन जाएंगे फैक्टर्स और फिर फैक्टर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे बन जाएगा पॉलिनोमियल। दोबारा कहता हूँ मैं, जीरोस को जब मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो उससे बन जाएंगे वो फैक्टर्स और फैक्टर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे बन जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर ले लो। कैसे देखें? ये है मेरे जीरोस, x = α, x = β। ठीक है, ये जीरोस है, लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये बनेगा x - α, x - β। ये बन गया फैक्टर। ये तो क्या है? जीरोस। जब मैं लेफ्ट साइड में लाया तो अब क्या बन गए? फैक्टर्स। मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई, x², x को -β से -βx, -α को x से -αx, -α को -β से तो प्लस का हो जाएगा α β। तो अब ये बन जाएगा x² -x × α + β और प्लस में आ जाएगा α β। तो ये बन गया मेरा पॉलिनोमियल। ओके, जिस तरह से मैंने यह कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल के थ्रू बताया, उसमें क्या बताया मैंने? उसमें ये बताया कि भाई जीरोस को जब लेफ्ट में लाऊंगा तो फैक्टर बनेंगे, फैक्टर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉलिनोमियल वापस आ जाएगा। यही तो पॉलिनोमियल था जो मैंने एग्जांपल में लिया था, इससे तो मैंने ये जीरोस निकाले थे। तो ये मैंने जीरोस यहाँ पर मान लिए थे कि अल्फा बीटा जीरोस है, लेफ्ट साइड में लाया तो बन गया फैक्टर, मल्टीप्लाई किया तो ये पॉलिनोमियल बन जाना चाहिए। कौन सा पॉलिनोमियल बन जाना चाहिए? जिसके वो जीरोस है। जैसे यहाँ से जब मैंने जीरोस को लेफ्ट साइड में लाकर फैक्टर में बदला, फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर पॉलिनोमियल में बदला,
तो इससे मेरा पोलिनोमियल वही बना जो मैंने पिछली बार एग्जांपल में लिया था। तो अब ये वाला जो मेरा पोलिनोमियल है ये फिर इसी इक्वल आना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अल्फा और बीटा जीरोस किसके माने थे, इसी के माने थे। तो फिर उस कंडीशन से तो ये जो मेरा जीरोस से बनने वाला पोलिनोमियल और ये गिवन वाला पोलिनोमियल दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो फिर अब हम ये कहेंगे कि ये पोलिनोमियल और जो स्टार्टिंग वाला पोलिनोमियल है उनको आपस में इक्वल करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जीरोस को लेफ्ट साइड में लाकर मल्टीप्लाई करने से वही पोलिनोमियल बनेगा जिसके वो जीरोस है। सो यहाँ पर जीरोस किसके हैं, ये दोनों जीरोस किसके हैं, ax² + bx + c के हैं। इसलिए जब इनको मैं लेफ्ट साइड में लाकर मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे बनने वाला पोलिनोमियल किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ यहाँ तक तो क्लियर हो गई कि जब मैं जीरोस को लेफ्ट साइड में लाता हूँ तो फैक्टर बनता है, फैक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो उससे बनता है हमारे पास में पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के इक्वल करने जा रहा हूँ। तो इक्वल कैसे होते हैं पॉलिनोमियल, उस बात पर अब ध्यान देते हैं। देखो, जैसे मान लो कि x² 2x² + 5 = ax² + 5। अगर दो पॉलिनोमियल को इक्वल करना होगा तो पहले तो मैं बताता हूँ कि पॉलिनोमियल इक्वल होने का क्या मतलब है। ठीक है, बात करते हैं। पॉलिनोमियल इक्वल होने का मतलब है कि पहले पॉलिनोमियल और दूसरा पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल है, कब इक्वल होंगे। ओके, मान लो कि ये p1x पहला पॉलिनोमियल है, ये p2x दूसरा पॉलिनोमियल है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब मैं x की जगह इधर भी 1 रखूँ इधर भी 1 रखूँ, तो इधर वाला आउटकम और इधर वाला आउटकम दोनों आपस में इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करूँगा तो इसके अंदर जो आउटकम आएगा और इसका जो आउटकम आएगा दोनों भी इक्वल होना चाहिए। 3 पुट करूँगा x की प्लेस पर तो यहाँ पर आने वाला आउटकम और यहाँ पर आने वाला आउटकम वो भी इक्वल होना चाहिए। 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 7 8 9 10 11 12 सबके लिए। सो x के हर एक वैल्यू को जब मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल में पुट करूँगा या फिर मैं सेकंड पॉलिनोमियल में पुट करूँगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू बदलना नहीं चाहिए। पॉलिनोमियल का वैल्यू दोनों तरफ बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल है, ये तो तभी पॉसिबल है जब पॉलिनोमियल वास्तव में पूरी तरह से एक दूसरे के इक्वल आ जाए। इसका मतलब है x² का कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए और कांस्टेंट नंबर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो हम पॉलिनोमियल को इक्वल कैसे कह रहे हैं भाई, हम पॉलिनोमियल्स को इक्वल तब कह रहे हैं जब x² का कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट के इक्वल हो, x का कोफिशिएंट x के इक्वल और कांस्टेंट नंबर के इक्वल होना चाहिए। ओके, सो तभी वो दोनों पॉलिनोमियल इक्वल माने जाते हैं, वरना पॉलिनोमियल इक्वल नहीं माने जाते। ठीक है, अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, मैं फ़िलहाल एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन, सेम वही ले लेते हैं, 4x² + 12x + 5 और इसके जीरोस क्या क्या थे, माइनस में शायद 5/2 और माइनस में 1/2, ये मेरे पास में इसके जीरोस आए थे। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं इस पूरे पॉलिनोमियल में 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 12x² + 12 3 = 36x + 15। ठीक है, अब मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो इस बार मुझे मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, 15 × 12 मतलब 180 और 8 करने पर कितना चाहिए, 8 करने पर मुझे चाहिए 36। सो एडिशन होना चाहिए 36 और मल्टीप्लाई आना चाहिए 180। सो बात करते हैं कि जैसे हम 30 × 6 करें तो आराम से 180 आ जाएगा और इन दोनों को 8 करें तो 36 भी आ जाएगा। तो मिडिल टर्म को जो मैंने स्प्लिट किया वो है 30x और साथ में एक 6x प्लस में यहाँ 15 और यहाँ पर है 12x²। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं पहले, तो कॉमन आ जाएगा 6x, तो 6x को कॉमन लेने पर बचेगा 2x + 5। यहाँ से हम कॉमन केवल 1 को, सॉरी यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 2x + 5। ओके, तो दो फैक्टर आ गए, एक तो है 2x + 5, दूसरा है 6x + 3। ओके, हम चाहे तो इसमें से भी 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 × 2x + 5 मल्टीप्लाई में हमारे पास 2x + 1। फिलहाल अब मैं इन तीनों को 0 के इक्वल रखूँगा,
3 को तो मैं 0 के इक्वल कैसे कर दूँ भाई, 3 कब से 0 के इक्वल होने लग गया, तो मेरे पास तो चांस हो ही है, इसको 0 रखूँगा तो x का वैल्यू आएगा -5/2, इसको 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा -1/2। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर मैंने किसी पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया तो उससे उसके जीरोस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले जो जीरोस आए थे अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो जीरोस आए उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को अगर मैं किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फ़र्क उसकी वैल्यू पर पड़ता है, जीरोस पर नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब जीरोस पहले जो थे अब भी वही रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के इक्वल करने जा रहा हूँ, तो ax² प्लस bx प्लस c, इस पॉलिनोमियल को मैं इसके इक्वल करूँगा। और इसके इक्वल कैसे करूँगा, कम से कम मुझे एक कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, बाकी को फिर मैं कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे, मैं इस पूरे पॉलिनोमियल में ए का कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, दोबारा मैं इसी स्टेटमेंट पे आऊँगा। किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर मैं पॉलिनोमियल के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे उसकी वैल्यू पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसके ज़ीरोज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके ज़ीरोज़ पर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं इक्वल में रख दूँगा ax² माइनस ax इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में a अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब यहाँ अगर दोनों पॉलिनोमियल इक्वल है तो उनका x² का जो कोफिशिएंट है वो पहले से इक्वल है, मतलब गारंटी है कि x का जो कोफिशिएंट है वो भी इक्वल ज़रूर आएगा और कांस्टेंट जो नंबर है वो भी इक्वल जरूर आएगा। तो मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल कर देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x b एंड कोएफिशिएंट ऑफ x के अलावा नेगेटिव a अल्फा प्लस बीटा, सो नेगेटिव a अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को यहीं पर रखूँ तो ये मल्टीप्लाई में नेगेटिव 8 जाएगा डिवाइड के अंदर, तो यहाँ डिवाइड के अंदर आ जाएगा और इक्वल में है अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही अगर मैं कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल करूँ, कांस्टेंट मतलब विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x से बिल्कुल फ्री, तो c इक्वल टू a अल्फ़ा बीटा, और फिलहाल दोबारा से a मल्टीप्लाई में तो a डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो अब यह आ गया हमारे पास में जीरोज़ और कोफिशिएंट्स में पहला रिलेशन और ये जीरोज़ और कोएफिशिएंट में सेकंड रिलेशन। ये रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ये फर्स्ट जीरो ये था सेकंड जीरो, दोनों का यहाँ एडिशन। सो यहाँ पर एक तरह से लिख सकते हैं हम सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और ये अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट है तो इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, सो ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोज़ और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सो अभी हमने ये डेराइव किया, एक बार दोबारा इसका डेरिवेशन समझना, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ ट्राई किए और साइड में एग्जाम्पल कर करके एक स्टेप को मैंने आगे बढ़ाया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पर ले लिया ax² प्लस bx प्लस c, और इसके जो दो जीरोज़ है वो मैंने लग कर लिए, एक तो अल्फ़ा और दूसरा बीटा। ठीक है, ये x के इक्वल में रख देंगे, ये तो जीरोज़ है। जीरोज़ क्या होता है, किसी वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जिससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो x इक्वल टू अल्फ़ा, x इक्वल टू बीटा, ये दोनों जीरोज़ हो गए। इनको मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो लेफ्ट साइड में लाते ही ये क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद इन दोनों फैक्टर्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो उससे क्या बना, ये मेरा बना कंप्लीट पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल कौन सा होना चाहिए, जिसके जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा थे वही पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज़ थे तो इससे बनने वाला पॉलिनोमियल भी इसी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी की तो बात करते हैं, लेकिन इक्वलिटी हम तब रख सकते हैं जब इनके कोई ना कोई एक सिंगल कोफिशिएंट्स इक्वल करें हम। इन दोनों को मुझे कंपेयर भी करना पड़ेगा। ये बात तो पक्की है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, इस बात में ज़रा सा भी शक नहीं है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, डेफिनेटली ये दोनों इक्वल है। ओके, तो इक्वल होने के लिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जब मैं किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उससे उसकी वैल्यू पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जीरोज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात फिलहाल हम जीरोज़ की कर रहे हैं, इसलिए हम ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ए से इसको मल्टीप्लाई करके फिर हम इसको इक्वल करेंगे ताकि हमें x² का जो कोफिशिएंट है वो कम से कम इक्वल दिख जाए, ताकि हम बाकी के कोफिशिएंट्स को तो कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर भी कर देंगे बाकियों को। तो ए को मैंने पूरी इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया, ax² माइनस ax इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस a अल्फ़ा बीटा। अब दोनों साइड में x² का कोफिशिएंट अगर पहले से इक्वल है तो मतलब अब x का कोफिशिएंट भी दोनों तरफ इक्वल आएगा और
कांस्टेंट नंबर भी दोनों तरफ इक्वल आएगा। तो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर भी, और एक्स का कोफिशिएंट है नेगेटिव ए अल्फा प्लस बीटा। इस तरफ कांस्टेंट नंबर है सी, और इस तरफ कांस्टेंट नंबर है ए अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का आंसर होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का आंसर होगा सी अपॉन ए। तो ये तो होता है सम ऑफ जीरोस, और इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। खैर ये ऐसा का ऐसा ही हम एक और डेरिवेशन कर लेते हैं, और वो करेंगे हम क्यूबिक के लिए। उसमें डेरिवेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेट करूँगा, और यहाँ पर उसके जीरोस लेट करेंगे। सो मान लेते हैं कि हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, and alpha, beta and gamma are the zeros। तो इस बार हमने 3 जीरोस मान लिए, अल्फा बीटा गामा। सो अगर ये जीरोस है तो मतलब ये x के वैल्यूज है, x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, x इक्वल टू गामा, ये तो है जीरोस। ठीक है, अब इनको मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो उससे बन जाएंगे फैक्टर्स। तो x माइनस अल्फा, सेकेंड फैक्टर x माइनस बीटा, थर्ड फैक्टर x माइनस गामा। ठीक है, ये तीनों होंगे फैक्टर्स, और अगर मैं इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे बन जाएगा पॉलिनोमियल। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूँ। पहले मैं इन दो का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऑलरेडी मैंने पिछली बार किया हुआ था, उसी को मैं सेम लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और अब मुझे एक बार और मुझे मल्टीप्लाई करना होगा x माइनस गामा से। ठीक है, पहले x को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स अल्फा बीटा। अब मैं माइनस के गामा से तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर गामा प्लस एक्स गामा अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अब ये बन गया एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर की दो टर्म है, दोनों में से माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा, तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से बचेगा प्लस में गामा। ये जो टर्म्स है ये दोनों एक्स के टर्म्स है, इन दोनों में से मैं एक्स को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा अल्फा बीटा, और प्लस में यहाँ बचेगा गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, लास्ट में आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। सो एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स इंटू ये अल्फा बीटा, गामा को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और माइनस में अल्फा बीटा गामा। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट पॉलिनोमियल। तो ये फैक्टर्स लेफ्ट साइड में लाते हैं, सॉरी ये जीरोस लेफ्ट साइड में लाते हैं फैक्टर, फिर इनको मल्टीप्लाई किया मैंने, पहले इन दो को और फिर इस तीसरे को इससे। ओके, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था किया मैंने, उससे अब फाइनली मेरे पास क्या बना, ये पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? जिसके ये जीरोस थे। किसके जीरोस हैं? इसके, मतलब ये पॉलिनोमियल दोनों आपस में इक्वल आएगा, और इक्वल करने के लिए मैंने कम से कम एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल कर देना है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इधर ए है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल को ए से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मेरा पॉलिनोमियल था ए एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू सी, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस ए एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड माइनस ए अल्फा बीटा गामा। ठीक है, कंपेयर करते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक्स क्यूब के इक्वल ऑलरेडी है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी एक्स स्क्वायर के इक्वल कर दो। तो बी इज इक्वल टू नेगेटिव ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, नाउ सेकंड इज एक्स का कोफिशिएंट की इक्वल करेंगे, तो एक्स का कोफिशिएंट इस तरफ है सी, और इधर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है ए इंटू में ये पूरा। सो ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, ए को डिवाइड करते तो सी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। लास्ट कांस्टेंट नंबर इक्वल टू कांस्टेंट नंबर, तो इस तरफ कांस्टेंट नंबर है डी, और इस तरफ है नेगेटिव ए अल्फा बीटा गामा। तो इसको डिवाइड करते तो माइनस में डी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। तो ये है हमारे पास में जो अल्फा बीटा और गामा जीरोज है, ए बी सी डी कोएफिशिएंट्स है, तो उन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो ये है। ओके, यहाँ पर तो बोला जाएगा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, sum of product of zeros taken two at a time is equal to c upon a, and product of zeros is minus d upon a। ओके, तो ये क्यूबिक के लिए भी हमारे पास जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन है। फिलहाल तो हम क्वाड्रेटिक का जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई किया था हमने, उस रिलेशन से रिलेटेड
जैसे एक एग्जांपल में सॉल्व करके बताता हूँ कि हमें एग्जांपल को किस तरह सॉल्व करना है, कोई क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। जैसे फाइंड द जीरोस ऑफ 4x² + 6 - 10x and verify the relationship between zeros and coefficients। ठीक है, सो मुझे इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना है और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद में जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है। सो जीरोस फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। मैं इसे सॉल्व करूँगा बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल नंबर मेथड। सो इसको स्प्लिट करते हैं, ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है और ऐड करने पर नेगेटिव का 10 आता है। सो श्योर सी बात है कि एडिशन उनका नेगेटिव में 10 होना चाहिए, याद रखना एडिशन होना चाहिए नेगेटिव में 10। सो हम फिलहाल यही दोनों नंबर लेंगे, 4 6 24 और इन दोनों को ऐड करने पर नेगेटिव में 10 दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा 4x² -4x -6x + 6। तो 4x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 1, -6 को बनाएगा तो x - 1, तो x - 1 सेकेंड फैक्टर बन गया 4x - 6। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा और अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगा तो ये आएगा 6/4, तो x का वैल्यू बन गया यहाँ से 3/2। तो ये है इसके जीरोस। ओके, ये जीरोस है, एक को मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, दूसरे को मैं बीटा बोल देता हूँ। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 1, बीटा का वैल्यू हो गया 3/2। चाहे इसको अल्फ़ा बोल दो चाहे इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, अब मैं इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेता हूँ। पॉलिनोमियल था मेरा ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म थी। इस जनरल फॉर्म से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज इक्वल टू 4, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -10 एंड c मीन्स कांस्टेंट नंबर दैट इज 6। ओके, अब हम जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उनको लिखते हैं। फर्स्ट रिलेशन था अल्फा + बीटा = -b/a। वैल्यू पुट करो और चेक करो कि दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो अल्फा 1 बीटा 3/2 इक्वल टू माइनस, देन बी का वैल्यू -10, ये दो नेगेटिव है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। एक नेगेटिव तो पहले से ही था फॉर्मूला में, फिर बी और बी का वैल्यू भी कैसा है नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव अब पॉजिटिव बन जाएगा, अपॉन में a 4 है, इधर एलसीएम लेंगे 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3 इक्वल टू यहाँ पॉजिटिव 10/4, यहाँ बन गया 5/2 और अगर मैं 2 से कैंसिल करूँगा तो 5/2। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड और आर इक्वल टू ईच अदर। सो ये हो गया फर्स्ट रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन। अगर आपको रिलेशन वेरीफाई करना है तो एक नहीं दोनों करने पड़ेंगे। ठीक है, सेकेंड रिलेशन होता है अल्फा बीटा = c/a, where the value of alpha is 1 into beta is 3/2 equals to c. What is c here? 6 divided by a means 4. So इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम, 2 से कैंसिल करेंगे 3/2। Now again left side and right side both are equal to each other. So again verified. So ये आज हमने किया है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उनके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन का डेरिवेशन, और साथ में एक एग्जांपल छोटा सा हमने किया था क्वाड्रेटिक से रिलेटेड। तो अभी तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे और भी क्वेश्चन बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे।